हम लोग शब्दार्थ कर रहे थे कैदी और कोकिला से। इसको एक बार पहले पूरा कर लेते हैं तो देखेंगे आगे। दावानल तक हमने कर लिया था। नोट खींचना है इसमें, नोट खींचेंगे तो आप लोग भार खींचना। इसको कहा गया है जो कोल्हू को चलाने के लिए पेट में जुआ लगा करके खींचते थे, उसी को मतलब भारी होता था वो खींचना, तो उसको भार खींचना। भार काफी बल लगता था। अकड़, अमन, वेदना, कर देना या छीनना, आर पार खेल कर। किसी जैसे तीर चलाया तो उसने निशाने को बेर दिया, तो वो बिंद भी उसी से बना है, तो आर पार हो जाना, उसको छेद कर देना, निशाने पर लग जाना। आगे चलते हैं। रजनी कहते हैं रात, फिर है काल कोठरी, कैदियों के लिए विशेष कमरा, कैदियों को कड़ी सजा देने के लिए बना बंद कमरा, वो चारों तरफ से बंद होता है, उसमें रोशनी वगैरह आने की व्यवस्था नहीं होती। उसको काल कोठरी इसलिए कहा जाता है कि जैसे काल के गाल में धकेल दिया उसको, जैसे कि उसकी मृत्यु ही हो जाएगी, ऐसा उसको महसूस होता था। उसमें उसको सारी दुनिया से उसका संबंध टूट जाता है। तो जब ज़्यादा बदमाश जो लोग होते हैं कैदी,
जो ज़्यादा खुराफात करने लगते हैं जेल में, या कोई हिंसा कर दिया, कुछ मार पिटाई कर दी वहाँ जेल के भीतर ही, तो उसको काल कोठरी में रख दिया जाता है सजा के तौर पर। इसको मिटा देता हूँ पहले। ये हो गया मुंह खींचना, मतलब बाहर खींचना, अकड़, अमन, ये चीरना या आर पार सेट करना। रजनी का मतलब थोड़ा रहा, काल कोठरी हो गया, कैदियों को कड़ी सजा देने के लिए बना बंद कमरा, एक छोटा सा कमरा जिसमें कम जगह होता है और चारों तरफ से वो कमरा बंद होता है। कमली, कंबल, ये बाद है संस्कृति, मुंह की आवाज, हुंकार या हुंकार भी कह सकते हैं। हुंकृति, हुंकृति व्याली, व्याल सांप को कहते हैं, व्याली नाली के रूप में कहा गया, सांप ही कह सकते हैं। इस पर मतलब क्या, उस पर, मधुमाती, मस्ती में मस्ती में चूर के बदले लोग कह सकते हैं तो मस्ती से भरी कह सकते हैं। रणभेदी,
इस पर उस पर मदमाती मतलब मस्ती या उल्लास से भरी नशीली, रणभेरी का मतलब हो गया युद्ध की घोषणा के लिए बजाया जाने वाला वाद्य। ठीक है, युद्ध की घोषणा के लिए बजाया जाने वाला वाद्य। ठीक है, वाद्य है वाद्य या वाद्य यंत्र। अब इसको मिटा देता हूँ मैं। वृत्ति रचना आसव बस उसका जो उसमें जो मुख्य चीज होती है जैसे आसवन विधि में कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइज करके उसको किसी चीज में से उसका सत्व निकाल लेना, उसका जो मूल कमी निकालना, तो उसको आसव कहते हैं, रस कहते हैं। जूस निकल रहा है। तो ये जो मुख्य शब्दार्थ मेरे समझ में आए वो मैंने करवा दिया आपको। वृत्ति रचना असर रस। अब इसमें होता क्या है, आपके जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसमें एक प्रश्न ऐसा होता है जिसमें पठित काव्यांश आपको कविता का थोड़ा सा अंश दिया जाता है और उसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उसका उत्तर लिखना होता है। तो आप लोग इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो थोड़ा बहुत हम इसका भी अभ्यास करेंगे। अब जैसे काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, कोठी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पर पहरे की तुम कृति जाली, इस पर है गाली है आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मरमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले की कोंगों के ऊपर तो तैराती कोकिल बोलो। अब ये काव्यांश दे दिया गया आपको। अब इसमें से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कि कवि किस किस चीज को काली बताता है, ये काली चीजें कैसा वातावरण निर्मित करती है। अब कवि किस किस चीज को इसमें काली बता रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। काली कू यानी कोयल को कह रहे हैं कि तुम काली हो, रजनी भी काली। ठीक है, तो रजनी यानी रात भी काली, तो ये है काली तू, ये हो गई कोयल। अब रजनी भी काली, तो ये हो गई रात। उसके बाद शासन की करनी भी काली, तो वो वहां मैं उतना नहीं लिखता हूँ। शासन की करनी भी काली यानी अंग्रेजी शासन
वो काली कह रहे हैं। ठीक है। फिर काली लहर, कल्पना काली, इसमें कल्पना की लहर, जो मन में ये उठते हैं, मन में जो बातें उठती है उसको कल्पना की लहर कहते हैं। मेरी काल कोठरी काली के बाद काल कोठरी को भी काली कहा। ठीक है। उसके बाद टोपी काली, कमली काली। उसके बाद कहा इन्होंने टोपी, कंबल, लौह श्रृंखला और लौह श्रृंखला। लौह श्रृंखला, इतने चीजों को उन्होंने काला कहा। किस किस को कहा? तो काली तो यानी कोयल काली है, रजनी भी काली यानी रात भी काली। उसके बाद ब्रिटिश शासन जो था, अंग्रेजी शासन जो था, वो भी काली। कल्पना की लहर भी काली, जो मन में ऐसे काले माहौल में ऐसे सब कुछ काले काले हैं, तो उसमें जो कल्पनाएं हो रही है वो भी काली ही कल्पना मन में आ रही है। काल कोठरी भी काली है, टोपी काली है, कंबल काली है, लौह श्रृंखला काली है। अब प्रश्न है कि ये काली चीजें कैसा वातावरण निर्मित कर रही है? तो ये काली चीजें एक निराशा का माहौल निर्मित कर रही है। ये काली चीजें एक हतोत्साह का माहौल निर्मित कर रही हैं, एक मन में उदासी का माहौल निर्मित कर रही है। इन सब चीजों से जो माहौल बन रहा है, यहाँ जो कहा गया कि एक निराशा, एक बुरे भाव, एक उदासी का माहौल इन काली चीजों से निर्मित हो रहा है, एक कष्ट का माहौल निर्मित हो रहा है। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है इसमें, मेरी लौह श्रृंखला का क्या अर्थ हुआ? मेरी लौह श्रृंखला का अर्थ हुआ कि जो हथकड़ियाँ एवं बेड़ियाँ उनको पहनाई गई थी लोहे की, कैद में रखने के लिए जो कवि को हथकड़ी और बेड़ियाँ, बेड़ी होती है ऐसे करके यहाँ से एक जंजीर जाके पैरों में बंधी होती है, पीछे से भी और आगे से भी। उसका सीधा संबंध पैर से होता है, पैर में एक पट्टे जैसा लगा होता है लोहे का, उसी से वो जुड़ी होती है बेड़ियाँ। और उसको ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर, फिर पीछे भी वैसे ही जुड़ा होता है, ताकि वो कहीं जा ना सके। चलने में भी उसको ऐसे करके चलना पड़ेगा और धीरे धीरे चलना पड़ेगा, क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, वो दौड़ के नहीं भाग सकता है। तो लौह श्रृंखला का अर्थ है लोहे की जंजीरें जो कवि को पहनाई गई। शासन की करनी भी काली का क्या अर्थ? अब शासन की करनी काली होने का अर्थ यह है, इस पर बात हमने किया था, मैंने किया था, आपने किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने किया था इस पर बात कि शासन की करनी का मतलब हुआ, काली होने का मतलब हुआ कि शासन को जैसा व्यवहार कैदियों के साथ करना चाहिए था, जैसा उनको कैदियों को जिस तरह से रखना चाहिए था, जिस तरह का व्यवहार करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे थे, वो बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। उनकी जो मनसा थी, उनकी जो इच्छा थी, वो बुरी थी। ब्रिटिश शासन की जो इच्छा थी, मनसा थी, वह बुरी थी इनके प्रति, इनको प्रताड़ित करना उनकी मनसा थी। इसलिए उसके करनी को काली कहा गया है कि वो एक अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, जो नीतिगत व्यवहार होना चाहिए था कैदियों के साथ, राजनीतिक कैदियों के साथ, वो नहीं कर रहे थे। वो एक बुरा व्यवहार कर रहे थे, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इनका मनोबल तोड़ना था, इनको प्रताड़ित करना था। ठीक है। वो कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, कालीमा छाई हुई थी इनके व्यवहार में, बुराई थी, इसलिए कहा गया। फिर इसी में से हम दूसरे प्रश्न भी निकाल सकते हैं कि जेल में क्रांतिकारियों पर क्या क्या अत्याचार होते हैं। तो इसी काव्यांश के आधार पर हम इसका उत्तर भी दे सकते हैं कि जेल में जो कैदी थे उन पर अत्याचार होते थे कि उनको
कड़ी और बेड़ियां पहना करके रखा जाता था एक काल कोठरी में, एक छोटे से कमरे में जो चारों तरफ से बंद होता था, जिसमें अंधकार व्याप्त होता था, जिसमें रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं होती, जिसमें कहीं बाहर से ताजी हवा आने की व्यवस्था नहीं होती। ऐसे कमरे में उनको बंद करके रखा जाता था। उनके शरीर पर भारी भारी लोहे की श्रृंखलाएं होती थी और उनको बात बात पर उनके साथ गाली गलौज की जाती थी। उसमें है ना कि पहले की हिंदती की गाली किस पर है गाली ये गाली, तो उनको बात बात पर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया जाता था, उनके साथ गाली गलौज की जाती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। ये यातनाएं दी जाती थी इस काव्यांश के आधार पर। कवि ने कोयल के कूकने की तुलना किससे की है? अब देखो, कवि ने कोयल के कूकने की तुलना किससे की है? तो इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कवि ने कोयल के गाने की तुलना इस अंग्रेजी शासन के द्वारा किए गए अत्याचारों से दुखी लोगों के ऊपर जो संकट आया हुआ, उस संकट के विरोध में या दुखी होकर आवाज उठाने से उसकी तुलना की गई कोयल के गाने की। कोयल की कूक चमकीला गीत क्यों है? यहाँ कहा है कि अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। तो चमकीला गीत अर्थात रोशनी से भरा हुआ कोई चीज, रोशनी आशा का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है। तो कोयल की जो आवाज़ होती है वो लोगों के मन में खुशी पैदा करती है, आनंद देती है लोगों को। वह उत्साह का प्रतीक है, एक अच्छे ऋतु का प्रतीक है, जो वसंत ऋतु है उसका प्रतीक है कि उसी में कोयल कूदते हैं। तो यहाँ चमकीला गीत इसलिए कहा गया कि इस काले संकट के सागर में, जहाँ चारों तरफ कालिमा ही कालिमा है, वहाँ एक कोयल के गीत के रूप में एक आशा की किरण कि कुछ तो अच्छा है, इसलिए उस अंधकार में उसके गीत को चमकीला कहा गया कि रोशनी देने वाला, एक आशा की किरण दिखाने वाला गीत कोयल गा रही है। उसकी आवाज़ उस अंधकार भरे माहौल में, चारों तरफ जहाँ कालिमा ही कालिमा है, वहाँ वह आवाज़ एक रोशनी की किरण की तरह दिखाई दे रही है, जो मानो उस संकट सागर का विरोध कर रही है या उसके ऊपर से तैरती हुई आ रही है। उस पर उस संकट सागर का असर नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए उसको चमकीला कहा गया। तो इस तरह से जो पद्यांश होते हैं उनको ठीक से पढ़कर आप उससे अनेक तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पाठ भी खत्म हुआ। तो अब आपका सिलेबस जो था वो खत्म हुआ, आप इसका भी प्रश्न उत्तर कर लेंगे और फिर अब हम लोग दोबारा जो व्याकरण है उससे कोशिश करूँगा मैं शुरू करने का, और बाकी देख लेते हैं कि और क्या क्या करने की ज़रूरत बाकी रह गई है। तो आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।